अप्रैल सन 1769 में हैदर और अंग्रेजों ने मद्रास की संधि कर ली। हैदर चाहता था कि अंग्रेज उसकी मराठों के खिलाफ मदद करें, लेकिन अंग्रेजों ने केवल आधी बात मानी और एक रक्षात्मक संधि कर ली। इसके हिसाब से अगर मराठे मैसूर पर हमला करेंगे तभी अंग्रेज मदद को आने वाले थे। उस समय तो हैदर से पिंड छुड़ाने के लिए अंग्रेजों ने हाँ भर दी, लेकिन अगले ही साल सन 1770 की शुरुआत में जब मराठों ने मैसूर पर चढ़ाई की तो अंग्रेज मदद को नहीं आए, साफ मुकर गए। इसका अंजाम ये हुआ कि हैदर को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और मराठों को एक मोटी रकम देकर विदा करना पड़ा। अंग्रेजों की इस दगाबाजी के लिए हैदर उन्हें कभी माफ नहीं करने वाला था। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे हैदर और अंग्रेजों के बीच फिर से जंग के बहाने उभरने लगे। पहले भारत में देखते हैं कि क्या हुआ। भारत तीन तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, पर भारतीयों ने तीनों तरफ 1000 साल तक नहीं देखा। हैदर ने इस बात को समझकर डच नाविक विशेषज्ञों की मदद लेकर एक मजबूत नौसेना बनाई। इसके अलावा फ्रांसीसियों से भी उसने समुद्री मदद ली। इसके साथ साथ एक अत्यंत बेहतरीन और आधुनिक तोपखाना बनाया। लेकिन उससे भी बढ़कर एक बात जो दुनिया में और किसी के पास नहीं थी, वो थे मैसूरी रॉकेट। यूं तो बांस के रॉकेट युद्धों में काफी लंबे समय से इस्तेमाल होते आए थे, पर उस जमाने में ये रॉकेट्स काफी मामूली हुआ करते थे। हैदर अली ने इनके साथ एक नया तजुर्बा किया। पहले इन रॉकेट्स में बारूद एक कागज के डिब्बे में भरा रहता था। हैदर ने कागज के डिब्बे की जगह स्टील का डिब्बा लगाया। उसके अलावा इन रॉकेट्स के सामने नश्तर या चाकू लगा दिया जाता था, जिससे इसका वार खाली न जाए, कम से कम एक सिपाही को लेकर तो धमाका हो। इससे रॉकेट का संतुलन और निशाना दोनों काफी सुधर गए और इन रॉकेट्स की मारक क्षमता काफी ज्यादा हो गई। दूसरे, तीसरे और चौथे मैसूर संग्रामों में इन रॉकेट्स ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय लोगों की परंपरागत छापामारी के साथ साथ ये आधुनिक तोपखाना और तेज घुड़सवार, इन सब के योग संयोग से मैसूर 18वीं सदी के भारत का सामरिक तौर पर सबसे सक्षम और शक्तिशाली राज्य बन गया। 18वीं सदी के दक्षिण पूर्वी भारत को लेकर कई भ्रम फैले हुए हैं, तो पहले हम आपको भारत के इस भाग का जुगर्फिया समझा देते हैं। सन 1760 के दशक में उत्तरी सरकार और मद्रास अंग्रेजों के हाथ में थे। कावेरी के मुहाने पर छत्रपति शिवाजी के जमाने से चला आ रहा था तंजौर का मराठा राज्य, और कृष्णा नदी के इर्द गिर्द आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से लेकर भारत की सरजमीन के आखिरी छोर यानी कन्याकुमारी तक सारा क्षेत्र कर्नाटक नवाब या कर्नाटक नवाब या अराकाट नवाब के प्रभाव में था। इनमें से कई इलाकों में क्षेत्रीय नायक और पलाय्याक्कार यानी पालीगार हावी थे, लेकिन खुद कर्नाटक नवाब या अराकाट नवाब मोहम्मद अली वल्लाजाह अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली था। दूसरे कर्नाटक वॉर से मतलब सन 1754 से यही इंतजाम चला आ रहा था। तंजौर का मराठा राज्य भी पहले अराकाट नवाब के दबाव में था और फिर बाद में अंग्रेजों के दबाव में भी आ गया। समंदर के किनारे देखें तो अंग्रेजों के पास थे फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी मद्रास, फोर्ट सेंट डेविड यानी कड्डलूर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे पुलिकट, सद्रास और नागापट्टनम, और उसके साथ साथ तटवर्ती श्रीलंका। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था तरंगम बंदी या त्रांकेबार, और फ्रांसीसियों के पास पूर्वी तट पर पौंडीचेरी और कराईकल, और कालीकट और कन्नूर के बीच माही का बंदरगाह जो कि मैसूर की हिफाजत में था। सत्ता में आने से पहले से लेकर जीवन के आखिरी दौर तक हैदर अली मराठा रियासत से लगातार जूझता रहा, और सन 1772 में माधवराव पेशवा की अकाल मृत्यु के साथ आखिर हैदर को किस्मत ने मराठों पर हावी होने का एक मौका दे ही दिया। अगले ही साल सन 1773 में पुणे में नारायण राव पेशवा की हत्या की वजह से वहां की राजनीति में भूचाल आ गया और हैदर ने इसका पूरा फायदा उठाया। सन 1773 और 1779 के बीच हैदर ने कृष्णा नदी से कावेरी तक का सारा भूभाग अपने कब्जे में कर लिया। ठीक इसी समय सन 1775 में मराठों और अंग्रेजों के बीच पहला एंग्लो मराठा संग्राम छिड़ गया। तो इस समय अंग्रेज लगभग सारे भारत में मराठों से उलझे हुए थे, लेकिन ये समय अंग्रेजों के लिए अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से भी परम अशुभ था। अमेरिका में अंग्रेज साम्राज्य और उनके उपनिवेशवाद के खिलाफ अमेरिकी क्रांति का बिगुल बज उठा, और सन 1778 आते आते ये अमेरिकी संग्राम अपने शबाब पर था। सन 1778 में फ्रांस भी इस जंग की आग में कूद पड़ा और इस संग्राम ने एक विश्व रूप धारण कर लिया, और इस बहाने फ्रांस को हैदर के मार्फत फिर से भारत की राजनीति में कदम रखने की उम्मीद पैदा हो गई। हैदर और फ्रांस की सियासी और व्यापारिक दोस्ती तो पहले से ही थी, और मैसूर के इलाके में फ्रांस के बंदरगाहों का होना अंग्रेजों को सख्त नागवारा था। तो सन 1778 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच संग्राम छिड़ जाने के बाद
अंग्रेजों ने अपनी अजेय नौसेना के जरिए फ्रांस के एक के बाद एक सभी उपनिवेश और बंदरगाह झपटने शुरू कर दिए। और यह सिलसिला जब भारत में शुरू हुआ तो सबसे पहले तो मद्रास में बैठे बक्सर के महानायक हेक्टर मुनरो ने अगस्त और अक्टूबर सन 1778 के बीच फ्रांस का भारत का मुख्यालय पौंडीचेरी हथिया लिया और फिर नजर डाली केरल के कन्नूर के पास माही पर। मार्च सन 1779 में माही पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। हैदर अली की निगरानी में किसी भी बंदरगाह पर इस तरह से अंग्रेजों का कब्जा हैदर के लिए खुली चुनौती थी। पर केवल इतना ही नहीं, हैदर के प्रभाव मंडल के पूर्वी भाग में मद्रास से गुंटूर जाती अंग्रेज सेना ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर दिया। यानी ये अंग्रेज पलटन बगैर हैदर के इजाजत के उसके इलाकों से होते हुए गुजर गई। इससे अंग्रेजों ने हैदर के जख्मों पर मिर्च छिड़क दी। इस वक्त पश्चिमी और मध्य भारत में चल रहे पहले एंग्लो मराठा संग्राम में अंग्रेज मराठों पर हावी होते दिखाई दे रहे थे। तो पुणे में बैठे नाना फडणवीस को जरूरत महसूस हुई कि इस लड़ाई में निजाम और मैसूर का भी साथ लिया जाए। तो इस तरह से पुणे के पेशवाराज, नागपुर के भोसले, निजाम और हैदर अली को मिलाकर एक महागठबंधन बनाया गया। इसको आपने विस्तार से हमारे ग्रैंड अलायंस के वीडियो में देखा ही होगा। इसीलिए सन 1769 में मराठों ने उत्तरी कर्नाटक में अपने इलाकों पर हैदर के कब्जे को मंजूरी दे दी। ये महागठबंधन अंग्रेजों के लिए कितना खतरनाक हो सकता था वो इस नक्शे में देखकर समझ जाइएगा। कलकत्ता में बैठे वॉरेन हेस्टिंग्स को जब यह पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, पर उसने सूझबूझ से काम लेते हुए निजाम और नागपुर को कैसे खामोश किया यह हम पहले एंग्लो मराठा वॉर के वीडियो में देख चुके हैं। पर हैदर कहां मानने वाला था, वो तो चाहता ही था कि कब उसके हाथ में ईंट का जवाब देने वाला पत्थर आए। तो जब मार्च सन 1779 में अंग्रेजों ने माही पर कब्जा कर लिया तो हैदर को जवाब देने का मौका मिल गया। इसके अलावा कंपनी ने मालाबार में मैसूर के खिलाफ विद्रोह भड़का रखा था। इसीलिए सन 1779 के आखिरी दिन मैसूर की सेना ने कन्नूर के पास तेलीचेरी में कंपनी की नौसेना और थल सेना को घेर लिया। हैदर से खतरे को भांपकर अराकाट नवाब ने मद्रास से मदद मांगी। वैसे भी तो वो अंग्रेजों की ही शरण में था। मद्रास में इस समय वो हेक्टर मुनरो था जिसने तब से 15 साल पहले बक्सर में मुगल सम्राट शाह आलम से हथियार डलवाए थे और मुगल सम्राट को गिरफ्तार किया था। मुनरो का ऐसा अंदाजा था कि ये लड़ाई मद्रास और अराकाट के बीच होगी, इसलिए उसने गुंटूर से एक सेना को बेले की अगुवाई में मद्रास की तरफ कूच करने का हुक्म दिया। पिछले लगभग 7 साल से कर्नाटिक नवाब के सबसे दक्षिणी इलाके में यानी मदुरई से कन्याकुमारी के बीच वहां के पालीगारों ने मुश्किलें खड़ी कर रखी थी। इसलिए कई अंग्रेज अफसर इन पालीगारों से उलझे हुए थे। इनमें से एक था कर्नल कॉस्बी। तो मुनरो ने कॉस्बी को हुक्म दिया कि मदद के लिए त्रिची में तैयार रहे। फिर जैसा कि सबको अंदाजा था, जून सन 1780 में हैदर ने कर्नाटक पर चढ़ाई कर दी। लेकिन हैदर अली का यह कदम एक खतरनाक महायुद्ध में तब्दील होने जा रहा था। जून सन 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर चढ़ाई कर दी। जून में हैदर अली ने बंगलौर में सेना इकट्ठा की। जुलाई की शुरुआत में बंगलौर और मद्रास के बीच चेंगमा दर्रे से हजारों की तादाद में हथियारबंद सिपाही सैकड़ों तोपें साथ में लेकर कर्नाटक नवाब या अराकाट नवाब के इलाके पर टूट पड़े। फिर हैदर अली ने अपने छोटे बेटे करीम को पोर्टोनोवो यानी परांगी पेट्टई के बंदरगाह पर भेज दिया ताकि वो समंदर के रास्ते से आने वाले फ्रांसीसियों को सुरक्षित जमीन पर उतार सके। यहां परांगी पेट्टई में यानी पोर्टोनोवो में करीम ने 22 जुलाई को छापा मारा। 24 जुलाई के दिन मैसूर की एक टुकड़ी ने मद्रास के सेंथौम पर छापा मारा और इन छापों से मद्रास की नींद खुली। कर्नाटक आते ही हैदर और टीपू का पहला काम था अराकाट पर घेरा डालना। आज के एटलस में आपको आरकोट दिखाई देगा और कुछ अंग्रेजी और मुगल दस्तावेजों में इसे कर्नाटक गढ़ भी कहा गया है। तो यह था कर्नाटक नवाब का मुख्यालय, अराकाट नवाब का मुख्यालय। अराकाट और उससे 24 किलोमीटर दूर वेलूर का किला, ये दोनों अराकाट नवाब के मुख्य गढ़ थे। और इस समय अराकाट नवाब था मोहम्मद अली, जो कि दूसरे कर्नाटक संग्राम से अंग्रेजों की लगभग कठपुतली था। 20 अगस्त में हैदर अली ने अराकाट के मजबूत किले को घेरा डाल दिया। अराकाट के अलावा मैसूर की सेनाओं ने कर्नाटक के कई किलों को घेरा डाल के रखा था। इस इलाके के खास गढ़ थे चंद्रगिरी, चित्तूर, अराकाट, वेल्लूर, सातगढ़, अंबूर, अरनी, करंगुली, वेंडीवॉश या वंदवासी, चेतपेट, जिंजी या सेंजी, पेरुमुक्कल या परमाकोइल वगैरह। इनमें से ज्यादातर में अंग्रेज सिपाही भी तैनात थे। वेल्लूर में तो कंपनी की एक मजबूत पलटन भी मौजूद थी कर्नल लैंग की देखरेख में।
कर्नाटिक नवाब के इन सभी किलों को इस कदर घेरने का मतलब था कर्नाटिक नवाब का पूरा सफाया, जिसके चलते मद्रास का उपनिवेश भी साफ हो जाता। यह हैदर अली का तरीका था, सीधे सीधे दुश्मन के घर में घुसकर मारना। लेकिन शायद खुद हैदर अली नहीं जानता होगा कि उसका यह कदम एक खतरनाक महायुद्ध में तब्दील होने जा रहा है। हैदर के हमले से जरा पहले मूनरो ने गुंटूर से कर्नल बेले को बुला लिया था। बेले गुंटूर से चल पड़ा था, लेकिन अभी आधे रास्ते में ही था। इस समय कई अंग्रेजी अफसर मदुरई से कन्याकुमारी के बीच फैले पालीगारों के विद्रोह को दबाने में मसरूफ थे। इनमें से कर्नल कॉस्बी को मूनरो ने त्रिची और तंजौर के बीच तैयार रहने को कहा था। तो अगस्त सन 1780 में हेक्टर मूनरो ने कर्नल कॉस्बी को हुक्म दिया कि वो त्रिची और तंजौर से निकलकर अराकाट में घेरा डाले हुए हैदर अली पर हमला करे और मूनरो की मदद के लिए आए। और इसके बाद खुद हेक्टर मूनरो ने मद्रास छोड़कर मद्रास के दक्षिण में कांजीवरम या कांचीपुरम में डेरा डाला। मद्रास के मुकाबले कांचीपुरम ज्यादा सुरक्षित स्थान था, समुद्र में फ्रांस की नौसेना से दूर और जमीन पर हैदर के हमलों से महफूज। लेकिन हैदर ने अराकाट की घेराबंदी छोड़कर कांचीपुरम के पास मूनरो से कुछ दूरी पर पड़ाव डाला। बेले अब तक मद्रास के पास पहुंच चुका था। बेले को आदेश मिले थे कि कांचीपुरम में वो मूनरो से आकर मिले। मूनरो ने अपना मंसूबा हैदर को ध्यान में रखकर बनाया था, पर अभी मूनरो को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किसको भूल रहा है। और उस भूल का जब अंजाम आया तो वो एक बुरे सपने की तरह मालूम हुआ, जो अब हम देखने जा रहे हैं। बेले मद्रास के दक्षिण में कांचीपुरम के पास आ गया, और जब वो कांचीपुरम से केवल 15 किलोमीटर दूर था तो बेले और टीपू की जोरदार टक्कर हुई। 10 सितंबर सन 1780 का दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में हमेशा काले अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन हैदर के बेटे टीपू ने बेले की इस सेना को पुल्लालूर या पोलीलूर या पेरमबक्कम की इस लड़ाई में मिटा डाला। मिटा डाला मतलब पूरी तरह से मिटा डाला। इस समय हैदर मूनरो के पास पड़ाव डाले हुए था और पोलीलूर या पेरमबक्कम की इस लड़ाई में उसने बीच बीच में सैनिक भी भेजे थे। जरा सोचिए, मूनरो कांचीपुरम में इंतजार कर रहा है और आने वाली सेना उससे कुछ ही दूर रास्ते में ही गायब हो जाए, तो जिस आदमी ने बक्सर का मैदान जीता उसके मनोबल पर कैसा प्रभाव पड़ा होगा। तो इस एक लड़ाई से, इस करारी चोट से मूनरो का सारा हौसला खत्म हो गया। अब वो ये युद्ध आगे नहीं लड़ सकता था और मूनरो बगैर हैदर अली से लड़े वापस मद्रास की ओर चल पड़ा। उसने अपनी भारी भरकम तोपों को वहीं कांचीपुरम या कांजीवरम के तालाबों में डुबाकर वापस मद्रास का रास्ता पकड़ा। त्रिची और तंजौर से आ रहा कर्नल कॉस्बी भी ज्यादा खुशकिस्मत नहीं था। कॉस्बी ने कोशिश की कि वो रास्ते में चलते चलते चेतपेट के किले को जीत ले। अराकाट के रास्ते पर चले आ रहे कॉस्बी को टीपू की सेना ने सितंबर सन 1780 में चेतपेट की लड़ाई में हराकर वापस भगा दिया। तो अब टीपू ने कॉस्बी का पीछा करना शुरू कर दिया और उसकी छापे मार मार कर दयनीय स्थिति बना दी। आगे चलकर चेंगालपट्टू में कॉस्बी और मूनरो की सेनाएं मिली और इन्होंने अपना मद्रास की ओर सफर जारी रखा। इस सेना को हैदर और टीपू ने छापे मार मार कर बिल्कुल पस्त कर दिया और टीपू से जान बचाते हुए किसी तरह ये सब गिरते पड़ते मद्रास पहुंचे। तब तक हैदर अली ने फिर से अराकाट पर घेरा डाल दिया था। इस समय केवल अराकाट ही नहीं, पेन्नार नदी और कावेरी के बीच के सारे बड़े किले मैसूर की सेनाओं से घिरे हुए थे। नवंबर सन 1780 में अराकाट और जिंजी के 2 मजबूत किले हैदर के कब्जे में आ गए और उसके साथ साथ अंबूर का एक महत्वपूर्ण किला भी। इन किलों की अंग्रेज पलटनों ने भी हथियार डाल दिए। अराकाट पर कब्जा नवाब और कंपनी के लिए शर्म से चम्मच भर पानी में डूब मरने वाली बात थी। तो अराकाट का पतन हुआ और अब उसके बाद बारी थी वेल्लूर की। तो अब हैदर अली ने वेल्लूर को घेरा डाल दिया। वेल्लूर में फंसे कर्नल लैंग पर शिकंजा कसा। इसी बीच जनवरी सन 1781 में अरनी का महत्वपूर्ण किला भी टीपू के कब्जे में आ गया और यह अरनी का किला इस पूरे अभियान के दौरान मैसूर की सेनाओं के लिए असलाह, बारूद, रसद, हथियार, इन सब का सबसे महत्वपूर्ण भंडार था। और इसके अलावा ऐसा ही एक भंडार था समुद्र के पास में चिदम्बरम में, जहां मैसूर के जहाज लगातार राहत सामग्री लाकर जमीन पर जमा करते जाते थे। उत्तरी कर्नाटक के किलों से फुर्सत पाकर टीपू ने अपना ध्यान केंद्रित किया वेंडीवॉश पर, यानी बंदवासी के मजबूत किले पर। वेल्लूर पहले से ही घिरा हुआ था। कुल मिलाकर इस संग्राम का यह पहला दौर अंग्रेज बुरी तरह से हार चुके थे। मद्रास की सेना की यह हालत हो जाएगी और हेक्टर मूनरो जैसे महारथी की ऐसी महादुर्गति होगी, इसकी किसी को भी कतई उम्मीद नहीं थी। कंपनी के दिलो दिमाग पर छाया टीपू का खौफ इस बात की गवाही देता है।
अब हर रणनीतिकार को एक सवाल रह रहकर परेशान करता है कि हैदर अली ने इस समय मद्रास पर क्यों हमला नहीं किया, जबकि इस वक्त मद्रास की सेना पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। मद्रास पर हैदर ने पहले एंग्लो मैसूर संग्राम में फतेह हासिल करके जो सारे हिंदुस्तान में अपना नाम किया था, वो अब भी दोहराया जा सकता था। युद्ध शायद और लंबा नहीं खिंचता और अंग्रेजों को करारा झटका लगता, जिससे वो शायद कभी नहीं उबर पाते। मैसूर की मद्रास पर इस शानदार जीत का असर असल में 1000 मील दूर पश्चिम और मध्य भारत में हुआ, जहां पहला एंग्लो मराठा संग्राम लड़ा जा रहा था। सन 1780 मराठों के लिए मनहूस साबित हुआ, क्योंकि उनके 3 बड़े-बड़े गढ़ अहमदाबाद, ग्वालियर और वसई कंपनी के कब्जे में चले गए थे और खुद मराठों की स्थिति भी बेहद नाजुक थी। जब मराठे अहमदाबाद खो चुके थे, ग्वालियर और वसई खोने ही जा रहे थे, तभी उसी समय हैदर अली और टीपू ने मद्रास सेना को हराकर कलकत्ता में बैठे वॉरेन हेस्टिंग्स को अंदर से हिला डाला। तो इस हैदर के हमले से मराठों को राहत मिली। मराठों ने स्थिति कुछ काबू में की और कुछ हद तक कंपनी पर भारी पड़े। तो अब हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे पहले एंग्लो मराठा संग्राम में हैदर अली की वजह से आगे चलकर मराठे कंपनी को झुका पाए। इस महागठबंधन से मराठा संघ को ही ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन इससे हैदर को क्या मिला, ये आगे की कड़ियों में देखकर आप खुद ही तय कीजिएगा। अब वापस हेक्टर मुनरो पर आ जाइए। मद्रास सेना की पूर्ण विफलता के बाद हेक्टर मुनरो से कमान वापस ले ली गई और उसकी जगह मद्रास सेना की कमान दे दी गई आयरकूट के हाथ में। वही आयरकूट जिसके जौहर हम तीसरे कर्नाटक संग्राम में देख चुके हैं कि कैसे उसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से खदेड़ बाहर किया। अभी तक हमने देखा कि जुलाई सन 1780 में हैदर अली ने अरकाट पर हमला कर दिया। इस तरह से इस दूसरे एंग्लो मैसूर संग्राम का पहला चरण समाप्त हुआ, जिसमें मद्रास की सेना को मैसूर ने मसल कर रख दिया। तो हेक्टर मुनरो के निर्देशन में मद्रास सेना की पूर्ण विफलता के बाद हेक्टर मुनरो की जगह ले ली आयरकूट ने, जिसके जौहर हम तीसरे कार्नाटिक संग्राम में देख चुके हैं कि कैसे उसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर खदेड़ दिया। अब कूट की कूटनीति और रणनीति देखिए। नवंबर सन 1780 में कंपनी की बंगाल सेना के एक दस्ते के साथ कूट मद्रास पहुंचा। इस दक्षिण पूर्वी भारत के क्षेत्र में कुदरतन इन महीनों में बरसात होती है। इसी बरसात की आड़ में कूट ने बड़ी होशियारी से मद्रास सेना की सारी खामियों को उजागर होने से बचा लिया और चुपचाप सारी दरारें भर दी। उसने 2 महीने तक युद्ध की पूरी तैयारी की और सेना को मैलापुर यानी सेंट थॉम में एकत्रित किया। ये अभी तक के इतिहास में भारत में सबसे मजबूत अंग्रेज सेना एकत्रित हुई थी। इससे पहले तो इसकी कभी नौबत ही नहीं आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि हैदर और टीपू का कितना खौफ होगा। मद्रास से सैकड़ों मील उत्तर में गुंटूर में कर्नल पियर्स भी अपनी एक मजबूत सेना के साथ मौजूद था। कर्नल पियर्स की सेना का किस्सा आपने पहले एंग्लो मराठा संग्राम की वीडियो में देखा था। कर्नल पियर्स उत्तरी सरकार पार करके गुंटूर पहुंचा तो उसे निर्देश मिले कि वो कूट की मदद के लिए जल्द से जल्द मद्रास पहुंचे और पश्चिमी तट पर तेलीचेरी की घेराबंदी चल रही थी। बंबई और सूरत की अंग्रेज सेनाओं ने दिसंबर सन 1780 में वसई का मजबूत किला मराठों से झपट लिया। तो अब समंदर की तरफ से अंग्रेजों को मराठों से कोई खतरा नहीं था। इस मौके का इस्तेमाल करते हुए एडमिरल एडवर्ड ह्यूज की कमान में एक नौसेना मद्रास की मदद के लिए चल पड़ी। दिसंबर सन 1780 में एडमिरल ह्यूज के इस नौसैनिक बेड़े ने मंगलौर और कालीकट के बंदरगाहों पर छापे मारकर मैसूर की नौसेना की कमर तोड़ दी। इससे तेलीचेरी की घेराबंदी कुछ कमजोर हुई। फिर ह्यूज का बेड़ा त्रावणकोर और श्रीलंका का चक्कर लगाते हुए सन 1781 के अप्रैल या मई में मद्रास पहुंचने वाला था। उधर सेंट थॉम में सारी तैयारी कर लेने के बाद आयरकूट ने 17 जनवरी सन 1781 को मद्रास से दक्षिण की ओर कूच किया, ताकि इन तटवर्ती इलाकों को हैदर के शिकंजे से छुड़ाया जा सके और हैदर को समुद्र के रास्ते से कोई मदद न मिल सके, खास करके फ्रांसीसी नौसेना की मदद जो अभी इस क्षेत्र के समंदर में मंडरा रही थी। तो 2-3 दिन के अंदर ही कूट की सेना 65 किलोमीटर का सफर तय कर गई और उसने चेंगाल पट्टू से आगे निकलकर पड़ाव डाला। 2 दिन बाद कूट ने एक पलटन भेजकर करंगुली का किला मैसूर से छीन लिया। करंगुली के बाद अब कूट के निशाने पर था वेंडीवॉश यानी वंदवासी, वही वेंडीवॉश जहां उसने तब से 21 साल पहले भारत में फ्रांसीसी सेना की कमर तोड़ दी थी। लेकिन अब की बार हैदर अली से मुकाबला था। कूट और हैदर दोनों लगभग 60 वर्ष के थे। हैदर ने वेंडीवॉश यानी वंदवासी को 2 महीने से घेर रखा था।
वंदवासी में तैनात कंपनी के अफसर फ्लिंट ने जबरदस्त बहादुरी दिखाई और इस किले को हैदर के हाथ में जाने से बार बार बचाया। और अब कूट के आते ही सारा खेल पलट गया। हैदर ने वंदवासी की घेराबंदी खत्म कर दी। कैसा लग रहा होगा आयर कूट को? 21 साल बाद उसी जगह धमाकेदार वापसी। ये बात कूट की डायरी और चिट्ठियों में साफ झलकती है। अब तक यानी फरवरी सन 1781 की शुरुआत में एक फ्रांसीसी नौसैनिक बेड़ा पौंडीचेरी के पास पहुंच गया था और जमीन पर मैसूर की एक सेना उसकी मदद के लिए चली आ रही थी। कूट को अगर जीतना था तो उसके लिए इन दोनों को जुड़ने से पहले रोकना बहुत जरूरी था। तो कूट ने मुनरो को भेजकर कड्डलूर तक का रास्ता साफ कर लिया। इस सिलसिले में पेरूमुक्कल यानी परमाकोइल भी कंपनी के कब्जे में आ गया और उसके बाद कूट ने पौंडीचेरी का रास्ता पकड़ा। कूट के आते ही फ्रांसीसी नौसेना ने वो जगह छोड़ दी और कूट और मैसूर की सेना के बीच कुछ मुठभेड़ें हुई, जिसके बाद मैसूर की ये पलटनें पौंडीचेरी और कड्डलूर छोड़कर लौट गईं। 3 महीने तक कूट ने कड्डलूर में ही डेरा डाले रखा। मई सन 1781 में एडमिरल ह्यूज भी श्रीलंका का चक्कर काटकर कूट की मदद के लिए कड्डलूर पहुंच चुका था। ह्यूज के साथ बंबई से भी कुछ सेना आई थी। तो यहां कड्डलूर में इतिहास में पहली बार बंगाल, मद्रास और बंबई की सेनाएं एकत्रित हुई थी। अब कूट के निशाने पर था चिदम्बरम, जहां से हैदर अली को समुद्र के रास्ते मदद मिलती थी और वहां पर उसने हथियार, असला, बारूद का एक बड़ा जखीरा बनाकर रखा था। तो समुद्र के पास चिदम्बरम के अलावा अरकाट के दक्षिण में अरनी का किला भी हैदर के इन अभियानों में गोदाम का काम कर रहा था। सारा गोला बारूद, हथियार इन 2 जगहों पर जमा रहते थे। अब तक हैदर अली और टीपू वेल्लूर की घेराबंदी में उलझे हुए थे, जहां कर्नल लैंग इनका मुकाबला कर रहा था। पर मई सन 1781 में हैदर ने तंजौर राज्य पर हमला कर दिया। मैसूर की सेना ने तंजौर राज्य में तबाही मचा दी। इस हमले से इस इलाके में यानी कावेरी के मुहाने के क्षेत्र में कावेरी डेल्टा में जो अकाल और भुखमरी का आलम शुरू हुआ, उसे इतिहास भी नहीं भुला पाया। इस मुश्किल समय को आज भी यहां पर हैदर कालम के नाम से जाना जाता है। ये एक विवादास्पद कदम था जिसे झुठला पाना असंभव है। तो जब हैदर तंजौर राज्य में तबाही मचा रहा था, तब टीपू ने वैंडीवॉश को फिर से घेर लिया। उसके बाद हैदर समुद्र तट की ओर चल पड़ा, कूट को टक्कर देने और समुद्री रास्ते को बहाल करने। हैदर चिदम्बरम पहुंचा, जहां भारी मात्रा में उसके हथियार, गोला बारूद वगैरह जमा थे। कूट भी ठीक इसी समय चिदम्बरम पर हमला करना चाहता था। तो जून सन 1781 में कूट ने चिदम्बरम पर चढ़ाई कर दी, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। कूट को हारकर पीछे की ओर हटना पड़ा। यह थी हैदर अली और आयर कूट की जीवन में पहली बार टक्कर। ऐसा लग रहा था कि मैसूर की जीत का यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। कूट ने चिदम्बरम के पास परांगीपेट्टई यानी पोर्टो नोवो बंदरगाह के पास डेरा डाला। हैदर भी पास में ही था। उसने कड्डलूर और कूट के बीच का रास्ता रोक लिया और इस तरह से उसने कूट को लगभग घेर लिया। इससे कूट की रसद पानी का रास्ता कट गया। फिर जब कूट के पास कुल केवल 4 दिन का राशन बच गया, तो उसे जरूरत महसूस हुई कि वो हैदर पर हमला करके घेराबंदी तोड़ दे। पर इससे पहले ही हैदर अली ने हमला बोल दिया। 1 जुलाई सन 1781 के दिन हैदर अली और आयर कूट के बीच पोर्टो नोवो की घमासान लड़ाई हुई। यह था परांगीपेट्टई या पोर्टो नोवो का ऐतिहासिक युद्ध। इसमें वो हुआ जिसकी हैदर को कतई उम्मीद नहीं थी। आयर कूट ने हैदर अली को बुरी तरह से और निर्णायक रूप से हरा दिया। इस जंग में भारी नुकसान उठाकर हैदर को समुद्री तट छोड़कर वेल्लूर और अरकाट की ओर लौटना पड़ा। कूट से मिल रहे दबाव के कारण टीपू को भी वंदवासी का घेरा खत्म करना पड़ा, ताकि वो हैदर की मदद के लिए वेल्लूर और मद्रास के बीच पहुंच सके। इस तरह से तंजौर का क्षेत्र और अरकाट राज्य के दक्षिण के किले मैसूर से लगभग मुक्त हो गए। अब तक हैदर अपनी हार को संयोग मात्र समझ रहा था। वैसे भी वो मद्रास से काफी दूर लड़ रहा था और हैदर की मदद के लिए फ्रांसीसी बेड़ा कभी भी आकर एडमिरल ह्यूज के अंग्रेजी बेड़े को समंदर में उलझा सकता था, जिससे कूट जमीन पर ही घिरकर रह जाता। तो उसने सोचा कि कूट को एक बार फिर से टक्कर दी जाए। अब हैदर को अरकाट और पोर्टो नोवो के बीच में कहीं कूट को रोकने के लिए अपनी जगह लेनी थी। तो हैदर ने उसी पुल्लालूर या पोलीलूर या पेरमबक्कम का मैदान चुना, जहां पिछले ही साल टीपू ने बेले को बुरी तरह से हराया था। इस तरह हैदर ने पेरमबक्कम में डेरा डाला और टीपू को भेज दिया कर्नल पियर्स के स्वागत के लिए, जो कि कूट की मदद के लिए गुंटूर से चला आ रहा था। कर्नल पियर्स ने बंगाल से चलकर मराठा राज्य पार करके गुंटूर तक का सफर कैसे तय किया, यह हमने पहले एंग्लो मराठा वॉर के वीडियो में देखा था।
तो अब पियर्स कूट की मदद के लिए मद्रास आ रहा था और कूट और पियर्स मद्रास के उत्तर में पुलिकट में मिलने वाले थे। उसको रास्ते में ही रोकने के लिए मद्रास के पास गुम्मीदी पुंडी में टीपू घात लगाए बैठा था। आंख मिचोली के इस खेल में पियर्स ने टीपू को चकमा देते हुए पुलिकट झील के बाहरी किनारे का रास्ता पकड़ा और टीपू की नजरों से बचते हुए अगस्त सन 1781 में वो मद्रास पहुंचा और बेचारा टीपू पियर्स का इंतजार ही करता रह गया। इस तरह से बिना एक भी सिपाही खोए पियर्स ने यह कठिन सफर तय किया और इससे मद्रास के मोर्चे की बिसात ही पलट गई। जब टीपू को पियर्स के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि इससे अच्छा तो वेंडिवॉश ही जीत लेते। वेंडिवॉश को बेकार में ही छोड़कर आ गए, इसीलिए वो हताश होकर वेलूर लौट गया और वहां उसने घेराबंदी जारी रखी। हैदर इस समय पेरमबक्कम यानी पुल्लालूर में था, तो पियर्स और कूट की सेनाएं पुल्लालूर के पास मिली और वहां जमे बैठे हैदर अली पर टूट पड़ी। यहीं पर साल भर पहले टीपू ने अंग्रेजों को भारत में उनकी सबसे बड़ी हार दिखाई थी। लेकिन 27 अगस्त सन 1781 के दिन लड़ी गई इस पोलीलूर की दूसरी लड़ाई में आयर कूट ने हैदर अली को काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि कूट ने खुद ने भी काफी नुकसान उठाया। इस घटना के बाद हैदर वेलूर चला गया और कूट मद्रास लौट गया। इस युद्ध में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन ज्यादा नुकसान हैदर का हुआ था। बहरहाल अब तक वेलूर में तैनात कंपनी की टुकड़ी की काफी गंभीर हालत हो चुकी थी। पूरे 1 साल से कर्नल लैंग घिरा पड़ा था। अब वो पूरी तरह से कुंभला गया था, किसी भी समय वो हथियार डाल सकता था। तो कर्नल लैंग को बचाने के लिए सितंबर में आयर कूट वेलूर की तरफ चल पड़ा। हैदर ने कूट को रास्ते में ही रोकना बेहतर समझा। फिर हुई 27 सितंबर सन 1781 को शोलिंगूर की बड़ी लड़ाई। दोनों पक्षों को काफी नुकसान हुआ और इस लड़ाई में भी दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया। लेकिन यहां भी ज्यादा नुकसान हैदर का ही हुआ और कूट अपने 2 मकसदों में कामयाब हो गया। एक तो उसने सफलतापूर्वक वेल्लूर तक रसद पानी, राहत सामग्री, गोला बारूद वगैरह पहुंचा दिया और दूसरी तरफ उसके आक्रमण से हैदर का ध्यान भट गया। कर्नल लैंग को वेलूर छोड़कर भाग जाने में आसानी हुई। लैंग के वेलूर से निकलते ही अब इस घेराबंदी का कोई मतलब नहीं रह गया था, उल्टा खर्चा ही बढ़ता जाता। तो वेल्लूर की घेराबंदी अनौपचारिक रूप से खत्म हो गई। अरकाट के उत्तर में चित्तूर जिला है, जहां के पालीगार हैदर की मदद कर सकते थे। तो दिसंबर सन 1781 में हैदर ने टीपू को अरकाट से 30 मील उत्तर में चित्तूर भेज दिया। टीपू ने चित्तूर पर कब्जा कर लिया। चित्तूर के पालीगारों से टीपू और हैदर को अंग्रेजों के खिलाफ मदद का आश्वासन मिला और चित्तूर भी मैसूर के प्रभाव में आ गया। इतने में ही जैसे कि कुदरत जख्मों पर नमक छिड़कने पर आमदा हो, 2 अलग अलग दिशाओं से 2 अलग अलग खबरें आईं। एक खबर हैदर के लिए अच्छी थी और दूसरी अंग्रेजों के लिए अच्छी थी। इसे हम आगे देखेंगे। सन 1781 का पूरा साल हैदर अली के लिए अशुभ रहा। एक तो आयर कूट के हाथों एक के बाद एक 3 जगहों पर हार का सामना करना पड़ा। ऊपर से वेल्लूर की घेराबंदी का भी कोई परिणाम नहीं निकला। फिर हैदर को एक अच्छी और एक बुरी खबर एक साथ मिली। पहले बुरी खबर पे ध्यान देते हैं। अगस्त सन 1781 में अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध विराम हो गया और एक संधि के लिए बातचीत शुरू हो गई। कुछ समय बाद यह सालबाई की ऐतिहासिक संधि में तब्दील हो गई। इस संधि से कई मराठे नाराज थे और हैदर की मायूसी और नाराजगी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो मरते दम तक मराठों को कोसता रहा। जिन मराठों के कहने पर और जिनके भरोसे वो लड़ाई में कूदा था, वो खुद ही पीछे हट गए। कारण चाहे जो भी रहा हो, जितना भी वाजिब रहा हो। और तो और इस सालबाई की संधि में युद्ध खत्म करने के लिए मराठों और अंग्रेजों द्वारा हैदर पर दबाव डाला जाना था। तो इस सालबाई की संधि के मुताबिक हैदर को भी लड़ाई बंद करके अंग्रेजों से संधि करनी पड़ रही थी और ऐसा न करने पर मराठे और अंग्रेज मैसूर पर हमला कर सकते थे, क्योंकि संधि में यह भी तय हुआ था कि भविष्य में मराठे अपना 100 साल से लगातार चला आ रहा कर्नाटक अभियान जारी रखेंगे। हालांकि पुणे में बैठे नाना फडणवीस और उत्तर भारत में महादजी सिंधिया दोनों ही इस बात को समझते थे कि हैदर का साथ होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने अपने तरीकों से संधि के घातक परिणामों को शून्य करने का प्रयास किया। नाना फडणवीस ने एहतियात बरतते हुए इस सालबाई की संधि पर तब तक दस्तखत नहीं किए जब तक हैदर जिंदा रहा। ऐसा करके उन्होंने हैदर अली को और ज्यादा नाराज नहीं किया।
तो ये संभव है कि एक तरह से नाना ने हैदर को युद्ध जारी रखने का इशारा दे दिया था। इस तरह से महादजी और नाना ने अंग्रेजों को मैसूर पर हमले के सब्जबाग दिखा दिखाकर रोके रखा। मराठों ने इस समय अंग्रेजों का साथ न देकर और निजाम को बांधे रखकर एक तरह से हैदर पर उत्तर से होने वाले हमलों की संभावना को खत्म कर दिया। राजनीति ऐसे ही खेली जाती है। लेकिन इस सालबाई की संधि के साथ ही महागठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यही एक इकलौता मौका था जब उत्तर से दक्षिण की सारी ताकतें अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गई थीं और अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए कमर कसकर बिल्कुल तैयार थीं। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक तो हैदर अकेला पड़ गया था और अब मराठों से फुर्सत पाकर वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी पूरी ताकत हैदर अली पर लगा दी। ये तो थी हैदर अली के लिए बुरी खबर। अब इसी समय आई दूसरी खबर। दिसंबर सन 1780 में डच अंग्रेजों के खिलाफ जंग में उतर आए थे। इससे चौथा एंग्लो डच संग्राम शुरू हो गया। डच लोगों की समुद्री ताकत को आप कम मत समझिएगा। इसका एक संक्षिप्त इतिहास आपको बता देते हैं। सन 1500 से जरा पहले पुर्तगालियों ने यूरोप से अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप और हिंद महासागर होते हुए जापान तक का समुद्री रास्ता बना लिया था। यहां एक बात समझ लीजिए कि जैसे पंछी उड़ते तो आसमान में हैं, पर उन्हें घोंसला बनाने, दाना पानी का इंतजाम करने के लिए जमीन पर पैर तो टिकाने ही पड़ते हैं। ठीक इसी तरह नौसेना चाहे जितनी ताकतवर हो, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए खास जगहों पर स्थित समुद्री किनारों की, बंदरगाहों की, समुद्री तट के पास और दूर महासागर के बीच बने टापुओं की और इन सब पर बने समुद्री किलों की सख्त जरूरत होती है, जहां रसद पानी, हथियार, गोला बारूद वगैरह का गोदाम भी होता है। इस तरह से पुर्तगाल ने पूरब तक का रास्ता बनाया था, जिसे आप हमारी पुरानी वीडियोस में जरूर देखिएगा। इसीलिए पुर्तगालियों ने इस मार्ग पर कई उपनिवेश बनाए थे। फिर 17वीं सदी में डच लोगों ने पुर्तगालियों से उनके एशिया के अधिकांश उपनिवेश छीन लिए और जापान तक का यह समुद्री रास्ता हथिया लिया। तो डच नौसैनिक शक्ति अटलांटिक, हिंद महासागर और पश्चिमी पैसिफिक में जगह जगह बिखरी पड़ी थी और अब डच उपनिवेशों को अंग्रेजों से सीधा सीधा खतरा दिखाई दे रहा था। इस विश्व महायुद्ध में पूर्वी जगत में डच समुद्री शक्ति को खत्म करने के लिए हिंद महासागर में यह काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को करना था। डच नाविकों से हैदर के वैसे भी अच्छे संबंध थे। उनकी मदद से हैदर ने एक मजबूत नौसेना बनाई थी। तो हैदर का एक साथी चला गया तो उसको एक नया साथी मिल भी गया। इस समुद्री मामले में सबसे फिसड्डी था फ्रांस। फ्रांस की नौसेना ज्यादातर उनके अपने देश में ही सुरक्षित सोती रहती थी। बेहतरीन थल सेना होने के बावजूद फ्रांस की समुद्री ताकत हमेशा ब्रिटेन से कम रही। इसका खामियाजा उसको 7 साल के महासंग्राम में भुगतना पड़ा था, जिसके भारतीय थिएटर को हम तीसरे कार्नाटिक संग्राम के रूप में जानते हैं, जिसके साथ ही फ्रांस का भारत की राजनीति पर हावी होने का सुनहरा सपना भी समाप्त हो गया। भारत पहुंचने में फ्रांस को सबसे ज्यादा मदद मिलती थी उनके समुद्री टापू रियूनियन और आइल डी फ्रांस से, जिसे हम मॉरिशस के नाम से बेहतर जानते हैं। भारत में युद्धों का सिलसिला देखकर फ्रांस ने मैसूर के मार्फत भारत की राजनीति में 20 साल बाद वापसी करने का इरादा कर लिया, जो कि बिल्कुल ठीक निर्णय था। इससे अमेरिका को ब्रिटेन से आजादी हासिल करने में भी काफी मदद मिली। कैसे, वो आपको आने वाली वीडियोस में साफ हो ही जाएगा। फ्रांस में इस समय लुई 16वें का शासन चल रहा था, जिसके खिलाफ तब से 8 साल बाद फ्रेंच क्रांति होने वाली थी। फ्रांस की सरकार ने भारत के प्रति लापरवाही दिखाई, नहीं तो जब सन 1780 के अंत में हैदर और टीपू से पिटकर मद्रास सेना आहें भर रही थी, उस समय फ्रांस के लिए काफी अच्छा मौका था। फ्रांस की तरह ही डच गणराज्य ने भी इस महासंग्राम में भाग लेने में देरी कर दी। अगर ये दोनों 2 साल पहले भारत के समुद्र और मैदान में उतर आते तो बात ही कुछ और होती। वैश्विक स्तर पर देखिए तो इस पूर्वी समुद्री मार्ग और भारत में लड़े गए युद्धों को यूरोपियन इतिहासकार अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम का भारतीय मोर्चा या इंडियन थिएटर भी कहते हैं। तो उनके हिसाब से हमारा ये दूसरा एंग्लो मैसूर संग्राम इस बड़े विश्व युद्ध का एक मोर्चा मात्र था, जिसमें डच गणराज्य, फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ रहे थे। तो ब्रिटेन के 2 दुश्मनों के साथ मिल जाने से मैसूर एक अंतरराष्ट्रीय सामरिक गठबंधन का हिस्सा बन गया, जो कि भारत के इतिहास में बहुत ही कम हुआ है। तो एक तरफ एक राष्ट्रीय महागठबंधन टूट गया, पर दूसरी तरफ एक दूसरा और अंग्रेजों के लिए ज्यादा घातक एक अंतरराष्ट्रीय महागठबंधन पैदा भी हो गया। फ्रांस की मदद 2 किश्तों में आने वाली थी। पहले एक नौसैनिक बेड़ा आगे जाकर भारत तक का रास्ता साफ करके रास्ते के डच उपनिवेशों को मजबूत करने वाला था और अंग्रेजी नौसेना को कमजोर करने वाला था। नौसेना का मुखिया था
पायर आंद्रे दी सफरिन, जिसे हम फ्रेंच में स्यूफ खाइम कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी में इसे हम सफरिन ही कहेंगे। इस लंबे समुद्री सफर और इस दूसरे एंग्लो मैसूर संग्राम में भाग लेने की वजह से सफरिन को पहचान और प्रतिष्ठा मिली। इस संग्राम में उसके कारनामों ने उसे फ्रांस में बेहद लोकप्रिय बना दिया, जिसके लिए उसे आज भी फ्रांस में याद करते हैं। फ्रांस के एक लड़ाकू जहाज और हाल ही में वहां की सबसे घातक पनडुब्बियों को सफरिन का नाम दिया गया है। तो जाहिर बात है कि सफरिन की यह समुद्री यात्रा, उसका यह समुद्री सफर काफी रोमांचक रहा होगा। फ्रांस से जो सेना भेजी जा रही थी उसका कमानदार था डिबूसी, जिसका कमाल हम दूसरे कार्नाटिक संग्राम में देख चुके हैं। हालांकि ये दोनों ही नाकाफी थे, फिर भी इन्होंने अपना अपना हुनर दिखाया, जिससे हैदर को युद्ध में बहुत मदद मिली। तो योजना के अनुसार एक जहाजी बेड़ा बेली डी सफरेन के नेतृत्व में मार्च सन 1781 में फ्रांस के ब्रेस्ट बंदरगाह से चल पड़ा। उसके साथ एक और बेड़ा था काउंट डी ग्रास की अध्यक्षता में, और यह बेड़ा अमेरिका जाने वाला था, वहां के क्रांतिकारियों की मदद करने। इनका पीछा करने के लिए ब्रिटेन से एडमिरल जॉर्ज जॉनस्टन चल पड़ा। जॉनस्टन का अभियान केप ऑफ गुड होप तक सीमित रहने वाला था, तो जॉनस्टन के लिए जरूरी था कि वो फ्रांस से केप ऑफ गुड होप के बीच यानी कि अटलांटिक महासागर में ही सफरिन को रोक ले। सफरिन और ग्रास रास्ते में मदिरा द्वीप से अलग हुए। ग्रास अमेरिका की तरफ निकल गया और वहां उसने अमेरिकी संग्राम में एक बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई। सफरिन अप्रैल में अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक में केप वर्ड पहुंचा। जॉनस्टन पीछा कर ही रहा था, तो दोनों का कहीं ना कहीं तो आमना सामना होना बिल्कुल तय था। अप्रैल में जॉनस्टन भी केप वर्ड पहुंचा, तो जॉनस्टन और सफरिन के बीच 16 अप्रैल सन 1781 के दिन केप वर्ड में पोर्टो प्राया का जोरदार जहाजी समुद्री युद्ध हुआ। हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकला, पर जॉनस्टन सफरिन को रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा। जॉनस्टन अटलांटिक के इन वीरान टापुओं पर अपने जहाजों की मरम्मत करता रह गया और सफरिन उसको ठेंगा दिखाकर आगे बढ़ गया। जून के अंत तक सफरिन केप पहुंच गया। एक सवा एक महीने में यानी जुलाई में जब तक जॉनस्टन केप पहुंच पाता, तब तक सफरिन मॉरिशस की ओर निकल चुका था। जॉनस्टन ने गुस्से में अपना सर नोच लिया और जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, उसने भी खींचकर डच जहाजी बेड़े को बर्बाद कर दिया। यह कहलाता है सल्डाना खाड़ी का युद्ध। तो जॉनस्टन हताश और खिन्न होकर केप से वापस इंग्लैंड लौट गया। अक्टूबर सन 1781 में सफरिन मॉरिशस पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात हुई थॉमस डेस्टिन डॉर्व से, जो कि उस समय फ्रांस की ओर से पूर्वी समुद्रों का नौसेना अध्यक्ष था। इसे फ्रांस ने मॉरिशस में तैनात किया था ताकि पौंडीचेरी और मॉरिशस के बीच का रास्ता सुरक्षित रहे। यहां पहुंचकर सफरिन को एक बहुत बड़ा झटका लगा। डॉर्व असल में भारत से भागकर आया था। अब याद कीजिए सन 1781 का वो समय जब एक फ्रेंच नौसेना कड्डलूर के आसपास मंडरा रही थी। ये था डॉर्व का जहाजी बेड़ा। डॉर्व के साथ एक बेहतरीन जमीनी पलटन भी थी, लेकिन उसने उसे जमीन पर उतरने ही नहीं दिया। उसके जहाजों पर बैठे सैनिक चिल्लाते रहे कि हमें लड़ना है, हमें जमीन पर उतारो। लेकिन डॉर्व अपनी इस शानदार फ्रेंच पलटन को जहाजों में बिठाकर वहीं समंदर में टहलता रहा और मॉरिशस निकल गया। हैदर पोर्टो नोवो में उसका इंतजार करता रह गया। इसी समय दिसंबर सन 1780 और जनवरी सन 1781 के दरमियान बंबई से एडवर्ड ह्यूज ने आकर मंगलौर और कालीकट के बंदरगाहों पर छापे मारकर मैसूर की नौसेना को हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया। इससे तेलीचेरी में साल भर से घिरी हुई अंग्रेज पलटन को काफी राहत मिली। फिर ह्यूज श्रीलंका का चक्कर लगाकर पूर्वी तट की ओर चला गया और उससे कूट को मदद मिली। ह्यूज के साथ बंबई से आए थे गॉडार्ड के कुछ सैनिक, वही गॉडार्ड जिसने पहले एंग्लो मराठा संग्राम के दौरान कलकत्ता से सूरत तक का सफर जमीन के रास्ते तय किया था। अब वही सिपाही भारत का चक्कर काटकर पूरा घूमकर पूर्वी तट पर पहुंचे थे, तो उनके पास कितना अनुभव होगा। तो इस सेना से जब हैदर का मुकाबला हुआ, इसकी वजह से हैदर को पोर्टो नोवो की लड़ाई में भयानक हार का सामना करना पड़ा और उसको हार कर समुद्री तट से दूर जाना पड़ा। और उसके समुद्र से दूर हटते ही सद्रास, पुलिकट और नागापट्टनम के डच उपनिवेश बिल्कुल बेसहारा हो गए और डॉर्व बिना लड़े ही वहां से खिसक गया। डॉर्व की नामौजूदगी का ह्यूज ने पूरा फायदा उठाया। मौका देखकर सितंबर सन 1781 में अंग्रेजों ने सद्रास और पुलिकट पर कब्जा कर लिया और अक्टूबर में भारत के सबसे मजबूत डच गढ़ नागापट्टनम को जा घेरा।
इसके साथ ही मद्रास सेना की एक टुकड़ी कर्नल ब्रैथवेट के नेतृत्व में तंजौर में तैनात कर दी गई। यहां से ब्रैथवेट तंजौर की रखवाली भी करता रहा और नागापट्टनम को घेरने वाली सेना को मदद भी करता रहा और समुद्र के रास्ते ह्यूज भी मदद कर रहा था। नागापट्टनम में 1 महीने तक डच और मैसूरी सेना ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से मुकाबला किया, लेकिन 12 नवंबर सन 1781 को नागापट्टनम का पतन हुआ और उसके साथ साथ डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज भारत के समंदर में हमेशा के लिए डूब गया। नागापट्टनम के बाद अब कंपनी के निशाने पर था डच सीलोन यानी श्रीलंका। डच सीलोन में कुछ खास बंदरगाह थे, त्रिंकोमाली, बत्तीकालोआ और डच सीलोन का सबसे मजबूत गढ़ गैले। तो जनवरी सन 1782 में ह्यूज ने डच सीलोन पर हमला किया और 11 फरवरी को त्रिंकोमाली पर कब्जा कर लिया। उधर पश्चिमी तट पर मलाबार में दिसंबर सन 1781 में बंबई से एबिंगटन आ गया और उसके आते ही तेलीचेरी की घेराबंदी उलट गई। अब मैसूर की सेना घिर गई थी और इस मैसूरी सेना की गिरफ्तारी के साथ जनवरी सन 1782 के अंत में तेलीचेरी की लंबी घेराबंदी खत्म हो गई। इस सेना का मुखिया सरदार खान पकड़ा गया और मारे शर्म के उसने खुदकुशी कर ली। फिर एबिंगटन के पीछे पीछे उसकी मदद के लिए बंबई से कर्नल हम्बरस्टोन को भेजा गया। इन्होंने मिलकर 13 फरवरी को कालीकट पर अधिकार कर लिया। इन दोनों के रहते मैसूर का साथी कन्नूर का अरक्कल राज्य भी इनके दबाव में आ गया। अंग्रेजों ने मालाबार में मैसूर के खिलाफ विद्रोह भड़काए। अब मालाबार में अंग्रेज पूरी तरह से हावी हो चुके थे। वहां से वो कभी भी श्रीरंगापट्टनम पर चढ़ाई कर सकते थे। इस पूरे कांड के पीछे डॉर्व की निष्क्रियता का सबसे बड़ा हाथ था। सफरिन को सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब उसको पता चला कि उसको डॉर्व जैसे सुस्त सेनापति का जूनियर बनकर काम करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि डिबूसी का क्या हुआ। सन 1781 के दिसंबर में फ्रांस से 2 बेड़े रवाना किए गए। स्पेन के कैडिस बंदरगाह से एक बेड़े में डिबूसी निकल पड़ा और दूसरा बेड़ा फ्रांस के ब्रेस्ट बंदरगाह से चला, जिसमें तोपें, बंदूकें, हथियार, गोला बारूद, रसद वगैरह थे। ये दोनों अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में अटलांटिक के कनेरी द्वीप में मिलने वाले थे। डिबूसी तो सलामत कनेरी पहुंच गया, लेकिन हथियार, गोला बारूद, रसद वाले बेड़े पर बंदरगाह छोड़ते ही ब्रिटिश नौसेना ने झपट्टा मारा। वहां से केवल 2 जहाज बचकर डिबूसी के पास कनेरी में सुरक्षित आ पाए। इस आधे अधूरे साथ सामान के साथ डिबूसी आगे बढ़ा और केप पहुंचा, लेकिन उसकी मदद के लिए जो राहत सामग्री पीछे से आ रही थी, अप्रैल में उसे भी ब्रिटिश नौसेना ने झपट लिया। और केप में डिबूसी को खबर लगी कि उसके पीछे ब्रिटिश नौसेना और सेना के साथ बिकरटन आ रहा है, तो उसे मजबूरन अपने कई सिपाही वहीं केप में छोड़ देने पड़े और वो मॉरिशस की ओर बढ़ गया। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाता, डॉर्व और सफरिन पहले ही भारत की तरफ निकल चुके थे। फ्रांस से राहत सामग्री का तीसरा बेड़ा तूफानों को पार करके गिरते पड़ते केप पहुंचा, लेकिन जहाजों की इतनी बुरी हालत थी कि 2 महीनों तक मरम्मत ही चलती रही और इस मदद के बिना डिबूसी भारत नहीं आ सकता था, तो वो मॉरिशस में ही रुक गया। आगे चलकर उतार चढ़ाव का एक बहुत ही रोमांचक दौर आने वाला था। अब वापस चलते हैं कर्नाटक में और देखते हैं वहां क्या चल रहा है। साल भर हैदर अली के साथ आर पार का संघर्ष कर लेने के बाद अब आयरकूट के सितारे जवाब देने लग गए थे। तो जनवरी सन 1782 में कूट ने वेल्लूर की सेना को राहत और रसद पहुंचाई, लेकिन इस अभियान में कूट को मद्रास लौटते समय मैसूर की सेनाओं के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा। कूट के मद्रास लौटते ही जनवरी सन 1782 के आखिरी हफ्ते में टीपू सुल्तान ने अचानक और बहुत तेजी से तंजौर राज्य पर हमला कर दिया। जब नागापट्टनम घेरे में था, तब तंजौर में कर्नल ब्रेथवेट को तैनात कर दिया गया था। नागापट्टनम की घेराबंदी में हमने ब्रेथवेट की भूमिका देखी, लेकिन जब टीपू का हमला हुआ तो ब्रेथवेट संभाल नहीं पाया। 18 फरवरी सन 1782 को टीपू ने तंजौर के पास अन्नागुड़ी के युद्ध में ब्रेथवेट की सेना का पूरा सफाया कर डाला। अब तंजौर राज्य टीपू के रहमो करम पर था और इस महत्वपूर्ण विजय से डॉर्व और सफरिन का समुद्री रास्ता भी खुल गया। फरवरी सन 1782 तक मॉरिशस से चलकर फ्रेंच नौसेना भारत पहुंच गई थी। डॉर्व ने तय किया कि मद्रास पर छापा मारा जाए, लेकिन फरवरी सन 1782 में डॉर्व की मृत्यु हो गई और अब नौसेना की पूरी कमान आ गई थी सफरिन के हाथ में। फ्रेंच बेड़ा मद्रास तक गया, पर ह्यूज को सुरक्षित और मजबूत स्थिति में देखकर सफरिन पौंडीचेरी की तरफ मुड़ गया। ह्यूज ने उसका पीछा किया तो समुद्र में दोनों की टक्कर हुई, मद्रास से दक्षिण में सद्रास के पास। हालांकि इस युद्ध का भी कोई नतीजा नहीं निकला।
सद्रास की समुद्री लड़ाई में सफरिन ने ह्यूज के जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाया और इसके बाद यानी फरवरी सन 1782 में सफरिन ने भारत की सरजमीन पर पांव रखा। उसने पोर्टो नोवो में फ्रेंच पलटन उतारी जिसका की कमानदार था ड्यू शेमिन। यहां परांगीपेट्टई यानी पोर्टो नोवो में सफरिन की हैदर अली से मुलाकात हुई। इसके बाद सफरिन ने पौंडीचेरी में अपने जहाज सुधारे। कुछ समय बाद ह्यूज को त्रिंकोमाली जाते हुए देखा गया। सफरिन ने उसका पीछा किया। इस दौरान 12 अप्रैल सन 1782 को ह्यूज और सफरिन की भिड़ंत हुई त्रिंकोमाली के पास प्रोविडियन में। इस युद्ध में सफरिन जीत गया और ह्यूज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद ह्यूज ने अपने जहाजों की मरम्मत त्रिंकोमाली में की और सफरिन उसके दक्षिण में बत्ती कालोआ चला गया। सफरिन को हुक्म मिला था कि वो मॉरिशस से फ्रेंच पलटने ले जाकर भारत में छोड़ दे, लेकिन ह्यूज के होते हुए वो भारत कैसे छोड़ सकता था। तेलीचेरी की हार के बाद मालाबार में अंग्रेजों के प्रभाव को बढ़ते हुए देखकर हैदर ने मखदूम अली खान के नेतृत्व में एक मजबूत सेना मालाबार की तरफ भेज दी थी। हम्बरस्टोन और मखदूम अली खान के बीच त्रिकलूर का घमासान युद्ध हुआ। इसमें मखदूम अली खान मारा गया। इसके बाद अंग्रेजों ने कुर्ग में भी मैसूर के खिलाफ विद्रोह भड़काया। यहां से श्रीरंगापट्टनम बहुत पास था, तो हम्बरस्टोन श्रीरंगापट्टनम पर चढ़ाई करके सबको चौंका देना चाहता था, लेकिन मॉनसून ने इसकी इजाजत नहीं दी। उसके उलट पूर्वी तट पर मैसूर के विजय अभियान जारी थे। 6 मई सन 1782 को टीपू और ड्यू शेमिन ने कड्डलूर पर कब्जा कर लिया। इतने में मालाबार में मखदूम अली की हार की खबर हैदर तक पहुंच गई और उसने टीपू को मालाबार की तरफ रवाना कर दिया। फिर हैदर और ड्यू शेमिन ने मिलकर बंदवासी यानी वेंडीवॉश को फिर से घेर लिया। अब फिर से कूट ने वेंडीवॉश की तरफ कूच किया, लेकिन ड्यू शेमिन ने लड़ने से इनकार कर दिया, तो हैदर को घेरा उठाना पड़ा और वो पौंडीचेरी चला गया। अब किस्मत के खेल देखिए। इस समय हैदर और ड्यू शेमिन मिलकर आसानी से आयरकूट को हरा सकते थे, और अगर ऐसा हो जाता तो आप भी जानते हैं क्या होता। लेकिन ऐसा होना नहीं था, इसीलिए नहीं हुआ। उसके बाद कूट ने अपना निशाना साधा हैदर के गोला बारूद हथियार के भंडार अरनी पर। तो 2 जून सन 1782 के दिन अरनी में अंग्रेजों और मैसूर की सेना के बीच एक झड़प हुई। हालांकि अंग्रेज इतिहासकार हमेशा की तरह जीत का दावा करते हैं, पर इस मुठभेड़ में कूट को भारी नुकसान हुआ और वो अरनी के भंडार को भी खत्म करने में नाकामयाब रहा। फिर 8 जून को कंपनी की एक और टुकड़ी ने यही हिमाकत की, तो मैसूर की सेना ने इस टुकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हैदर के कहने पर सफरिन ने समुद्र के रास्ते नागापट्टनम को लेने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान एडवर्ड ह्यूज से उसका युद्ध हुआ और सफरिन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जुलाई में पौंडीचेरी में सफरिन और हैदर मिले और उन्होंने आगे की रणनीति पर चर्चा की। इसी बीच सफरिन को खबर मिली कि मॉरिशस से एक फ्रांसीसी पलटन गैले आई हुई है, तो सफरिन ने बिना समय गंवाए अपने जहाज भेजकर उस पलटन को त्रिंकोमाली बुला लिया और उसके बाद खुद भी वहां जा पहुंचा। अगस्त और सितंबर सन 1782 के दरमियान उसने त्रिंकोमाली अंग्रेजों से छीन लिया। त्रिंकोमाली को फ्रांसीसियों के हाथों में जाने से बचाने के लिए ह्यूज ने पूरी कोशिश की, पर त्रिंकोमाली के समुद्री युद्ध में सफरिन ने उसको रोक दिया और ह्यूज का हमला बेकार हो गया। अब श्रीलंका के साहिल पर फिर से डच सरकार और फ्रांस का अधिकार हो गया। इन सब हमलों में ह्यूज ने भारी नुकसान उठाया। इसके बाद भारत के मौसम में सफरिन के सिपाहियों की तबीयत बिगड़ने लगी, तो वो अक्टूबर में सुमात्रा निकल गया। नवंबर में वो आसेह पहुंचा और 1 महीने तक वहीं रुका। यही हाल एडवर्ड ह्यूज का भी था, तो वो बंबई निकल गया। सफरिन की गैर मौजूदगी में भारत के समुद्री मार्गों पर फिर से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। बिकरटन वहीं चक्कर लगा रहा था और उधर मॉरिशस में टिबुसी अपनी सेना में फैली महामारी का बहाना लेकर बैठा हुआ था। उधर चित्तूर में पालीगारों ने फिर से सर उठा लिया। अगस्त में हैदर ने अर्काट से 32 किलोमीटर उत्तर में और चित्तूर से 17 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में नरसिंह रायानी पेट्टा में अपना पड़ाव डाला और वो पालीगारों के विद्रोह को दबाने में व्यस्त हो गया। सितंबर का महीना हैदर के लिए कई सारी समस्याएं लेकर आया। एक तो बिकरटन ब्रिटेन से भारत आ गया था। बिकरटन का बेड़ा केवल मालाबार में ही नहीं, पूर्वी तट की तरफ भी आने वाला था। दूसरा, सालबाई की संधि आकार ले चुकी थी। कावेरी से कन्याकुमारी के बीच पालीगारों ने विद्रोह कर रखा था। सबसे ज्यादा समस्या आ रही थी तिरुनेलवेली के क्षेत्र में। यहाँ पे हम आपको एक ऐसी वीरांगना के बारे में बताना चाहते हैं जिसके बारे में उत्तर भारत में कोई नहीं जानता।
वो थी शिवगंगा और रामनाड के राज्यों पर राज करने वाली वेल्लू नाचियार। वेल्लू नाचियार ने सन 1780 और 82 के दरमियान हैदर अली का साथ दिया और अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। हालांकि अंग्रेज उनके जीते जी इस इलाके का पूरी तरह से दमन नहीं कर पाए, फिर भी ये क्षेत्र यानी कावेरी से कन्याकुमारी के बीच का इलाका काफी हद तक कंपनी के नियंत्रण में आ गया था। तो अब इस इलाके में तैनात कंपनी के अफसरों को काफी हद तक फुर्सत मिल चुकी थी। तो अब श्रीरंगापट्टनम पर दक्षिण से दो मोर्चों से हमला हो सकता था, एक मालाबार की तरफ से और दूसरा मदुरई, त्रिची और तंजौर की तरफ से। और इसके लिए फुलारटन त्रिची के पास तैयारी करने लगा। अब हम्बरस्टोन कालीकट में बैठकर मॉनसून खत्म होने का इंतजार कर रहा था ताकि वो पालघाट और कोयम्बटूर के रास्ते श्रीरंगापट्टनम पर चढ़ाई करके हैदर राज को खत्म कर सके। टीपू इंतजार कर रहा था कि कब मॉनसून खत्म हो और कब वो मालाबार जाकर हम्बरस्टोन की खबर ले सके। आखिर मॉनसून खत्म हुआ। अक्टूबर में हम्बरस्टोन ने पश्चिमी घाट चढ़ना शुरू किया। उसने पालघाट यानी पलक्कड़ पर कब्जा करने की कोशिश की, पर उसको कोई कामयाबी नहीं मिली। इतने में टीपू पालघाट के पास आ धमका। सन 1782 के 19 नवंबर और 29 नवंबर के बीच हम्बरस्टोन मालाबार की तरफ पीछे हटता गया और टीपू उस पर छापे मार मार कर उसका पीछा करता रहा। आखिर टीपू ने हम्बरस्टोन को कोचीन यानी कोची के उत्तर में पोन्नानी में धर दबोचा। हम्बरस्टोन अपने हथियार डालने में ही था कि तभी अचानक टीपू को एक अनहोनी की खबर मिली। 7 दिसंबर सन 1782 के दिन चित्तूर के पास नरसिंह रायानी पेट में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो टीपू ने हम्बरस्टोन को पोन्नानी में ही उसके हाल पर छोड़ दिया और अपनी राजगद्दी संभालने वापस लौट गया। हैदर अली की मृत्यु की खबर खुफिया तरीके से टीपू तक पहुंची और इस खबर को छुपाकर रखने का मकसद भी कामयाब रहा। मद्रास इस मौके का फायदा नहीं उठा पाया। वैसे अंग्रेजों को उम्मीद थी कि टीपू का छोटा भाई करीम राजगद्दी का दावा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हैदर की मृत्यु की खबर मिलते ही टीपू ने तेजी से चित्तूर की तरफ कूच किया। रास्ते में उसने पालघाट और कोयम्बटूर में पश्चिमी घाट और अपनी राजधानी श्रीरंगापट्टनम के लिए व्यवस्था कर दी। हैदर की मृत्यु की खबर मिलते ही अंग्रेजों ने राहत की सांस ली, पर टीपू सुल्तान की तलवार अभी भी मद्रास पर मुसीबत बनकर लटक रही थी। दिसंबर में सफरिन ने सुमात्रा से लौटते समय उड़ीसा के गंजम में अंग्रेजों के व्यापारी जहाजों पर एक जबरदस्त छापा मारा। वो गंजम में अंग्रेजों की फैक्ट्रियों को तबाह करना चाहता था, लेकिन हैदर अली की मौत की खबर मिलते ही वो तुरंत कड्डलूर की तरफ निकल गया। 22 दिसंबर सन 1782 को टीपू मैसूर का सर्वे सर्वा बन गया और फिर वो कार्नाटिक में अपनी मुख्य सेना की तरफ चल पड़ा। 2 जनवरी को वो मुख्य सेना से मिला और वहां से वेंडीवॉश की ओर चल पड़ा। उधर पश्चिमी तट पर सन 1782 के अंत में बंबई से आकर ब्रिगेडियर मैथ्यूज ने अचानक हमला कर दिया। उसने होनावर पर कब्जा कर लिया, जो कि मैसूर का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। फिर उसने जनवरी सन 1783 के अंत में बेदनूर के मैसूरी सूबेदार मलिक अयाज को लालच देकर किले पर कब्जा कर लिया। बेदनूर में मैसूर का एक बहुत बड़ा खजाना था और बेदनूर में मैथ्यूज ने बेतहाशा लूटपाट अत्याचार किए। बेदनूर का नाम बदलकर हैदर अली ने हैदरगढ़ रख दिया था। आजकल ये जगह सागर कहलाती है, जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। 2 महीनों में कंपनी ने मंगलौर पर भी कब्जा कर लिया। जनवरी में आयरकूट की तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी जगह ले ली स्टुअर्ट ने। स्टुअर्ट पहले ही पोलीलूर की दूसरी लड़ाई में अपनी एक टांग गंवाकर बैठा था। न जोश था न जज्बा। इधर भारत में फ्रांसीसी सेना की कमान ड्यू शैमेन के हाथ से निकलकर हॉफलिज के पास आ गई थी। थोड़े दिनों बाद टीपू और हॉफलिज की वेंडीवॉश के पास मुलाकात हुई। फरवरी में स्टुअर्ट भी टीपू से लड़ने के लिए वेंडीवॉश के पास पहुंच गया। 20 फरवरी में दोनों पक्षों के बीच निड्डिंगल का युद्ध हुआ। इसमें स्टुअर्ट को हारकर मद्रास की तरफ पीछे हटना पड़ा। उसने वेंडीवॉश, जिंजी और करंगुली के किले खाली कर दिए और पलार नदी तक का इलाका टीपू के कब्जे में आ गया। अब तक मंगलौर भी कंपनी के अधिकार में आ चुका था। हालांकि हैदर अली के बाद अब जैसे कि युद्ध करने वालों का सारा हौसला ही ठंडा पड़ गया था। सभी को युद्ध अनिर्णायक और सारहीन होता दिखाई दे रहा था। वैसे भी खुद हैदर अली ने अपनी मृत्यु से पहले शांति वार्ता शुरू कर ही दी थी, लेकिन मंगलौर और बेदनूर पर लहराते कंपनी के झंडे टीपू के लिए बर्दाश्त के बाहर की बात थी। टीपू ने कर्नाटक में सैयद साहब को एक बड़ी सेना के साथ छोड़ दिया ताकि वो डीबूसी के साथ मिलकर मद्रास को बढ़ने से रोके रखे, और फिर वो खुद
बिजली की तेजी से पश्चिमी तट के अंग्रेजी मोर्चों पर टूट पड़ा। यह टीपू की एक बहुत बड़ी खासियत थी, जिससे सभी घबराते थे। हॉफलिस ने केवल एक छोटी सी फ्रांसीसी पलटन कोसाइनी की कमान में टीपू के साथ बेदनूर भेजी। मार्च के अंत में टीपू ने बेदनूर को घेर लिया और एक महीने के अंदर अप्रैल के अंत तक बेदनूर पर टीपू का कब्जा हो गया। मैथ्यूज पकड़ा गया और आगे टीपू की कैद में मारा गया। बेदनूर के बाद मई में टीपू ने मंगलौर में कैंप बेल को घेर लिया। टीपू के निर्णय से बेखबर हैदर की मृत्यु के भी 4 महीने बाद मार्च सन 1783 में डिबूसी भारत आया। कुछ समय बाद सैयद साहब ने उससे कड्डलूर में मुलाकात की। डिबूसी एक तो बहुत देर से आया और आया भी तो उम्मीद से आधी सेना लेकर। हैदर तो उसकी राह देखते देखते चला गया था। ऊपर से उसकी उम्र 65 साल। इससे पहले कि आयरकूट डिबूसी के खिलाफ कुछ कर पाता, 2 ही हफ्ते बाद मद्रास में उसकी भी मृत्यु हो गई। हेक्टर मुनरो पहले ही मद्रास से जा चुका था और अब सेनापति बन गया था स्टुअर्ट। सेनापति स्टुअर्ट काफी सुस्त व्यक्ति साबित हो रहा था, इसीलिए मद्रास का गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी बिल्कुल लाचार पड़ गया था। पिछले लगभग 3 साल के लगातार युद्ध में सारी सेना तितर बितर हो चुकी थी और पूरी तरह से टूट चुकी थी। कर्नाटक के कई किले मैसूर के कब्जे में थे और खर्चे और पैसों के नुकसान का तो कोई हिसाब ही नहीं। इस दौरान अर्काट नवाब और अंग्रेजों के बीच कुछ तनातनी होनी शुरू हो गई थी। मद्रास युद्ध बंद करके समझौता चाहता था, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स युद्ध जारी रखने पर उतारू था। वैसे फरवरी सन 1783 में यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध विराम हो गया था, लेकिन उसकी खबर भारत में आने के लिए अभी काफी वक्त था। दूसरा, सफरिन के साथ हुए समुद्री युद्धों में मद्रास की नौसेना बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, तो मद्रास के जमीन पर घिर जाने की नौबत आ चुकी थी। यूं समझ लीजिए कि टीपू की जल्दबाजी, डिबूसी की देरी और दोनों के बीच के समझ के अंतर यानी कम्युनिकेशन गैप ने मद्रास को बचा लिया, जिसके लिए खुद डिबूसी भी जिम्मेदार था। उधर मैकार्टनी सेनापति स्टुअर्ट को कुछ करने के लिए उकसाता रहा, पर स्टुअर्ट के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। लेकिन तंजौर का अंग्रेज रेजिडेंट जॉन सलीवान पिछले 1 साल से मैसूर में तख्ता पलट का षड्यंत्र बना रहा था। यह एक बेहद खुफिया प्लान था। टीपू को तो इसकी भनक तक नहीं थी। इसमें मैसूर के वड्यार राजवंश की नजरबंद महारानी, गद्दार मंत्री तिरुमल राव और उसके अलावा कई दरबारी भी शामिल थे। सलीवान प्लान के अनुसार गॉडार्ड मंगलौर पर हमला करने वाला था, आयरकूट कोलार और बंगलौर पर हमला करके हैदर और टीपू को उलझाए रखने वाला था, और दक्षिण से मैकेंजी हम्बरस्टोन पालघाट पर और कर्नल लैंग दिंडीगल पर हमला करने वाले थे, और दोनों कोयम्बटूर में मिलकर वहां से श्रीरंगापट्टनम पर चढ़ाई करने वाले थे और वहां की नजरबंद महारानी लक्ष्मी अम्मन की मदद से मैसूर राज्य में तख्ता पलट करने वाले थे। लेकिन हैदर के जीते जी इस पर कुछ खास प्रगति नहीं हो पाई थी। पर हैदर अली की मृत्यु के बाद इस सलीवान प्लान का जिन्न फिर से बोतल से बाहर निकल आया। सलीवान प्लान के मुताबिक अप्रैल और मई सन 1783 के दौरान कर्नल लैंग ने करूर और डिंडीगल पर कब्जा कर लिया। इस बीच कर्नल लैंग ने इस्तीफा दे दिया और यह मोर्चा फुलारटन के हाथों में आ गया। कर्नल फुलारटन ने जून में धारापुर पर अधिकार कर लिया। त्रावणकोर के राजा और कालीकट के सामुद्री राजा, जिन्हें आप जामोरिन कहते हैं, उन्हें और कावेरी के दक्षिण के पालीगारों को अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया था। मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई सालबाई की संधि पर हैदर अली की मृत्यु के बाद नाना फडणवीस ने भी दस्तखत करके मोहर लगा दी थी, और अब दिखावे के लिए ही सही पुणे से एक सेना मैसूर पर हमला करने निकलने वाली थी। सलीवान प्लान से बेखबर टीपू ने भी संधि की संभावनाओं पर गौर करना शुरू कर दिया था। लेकिन इतने में ही इस सलीवान प्लान की षड्यंत्र का टीपू के सामने सनसनीखेज खुलासा हुआ। गुस्से से आग बबूला टीपू ने इस साजिश में शामिल मैसूर के अफसरों को पकड़कर घोर सजाएं दी। इस संग्राम के दौरान टीपू के कुछ विवादास्पद प्रसंग सामने आए, जिनके कारण टीपू पर धर्मांधता का भी इल्जाम लगता है, जैसे अयंगरों पर अत्याचार, कुर्ग के कोडावा लोगों पर अत्याचार, मालाबार के नायरों पर अत्याचार वगैरह। मैसूर राज्य के दक्षिणी हिस्से पर कंपनी का कब्जा टीपू को एक खुली चुनौती थी। उधर मैसूर के अधीन कडप्पा के नवाब की अंग्रेज अफसर एडमंड्स ने तख्ता पलट की नाकाम कोशिश कर डाली थी, और मैसूर के साथ ही कन्नूर के अरक्कल राज्य पर कंपनी का दबाव बना हुआ था। दुश्मनी जारी रखने के लिए इतने बहाने काफी थे। वैसे भी तो पश्चिमी तट का मोर्चा लगभग टीपू के बस में ही था, और अब टीपू की मदद के लिए अत्यंत अनुभवी डिबूसी भी आ चुका था।
मद्रास का खस्ता हाल और अपनी खुद की मजबूत होती स्थिति को देखकर टीपू ने संधि का विचार त्याग दिया। आखिर मई सन 1783 में स्टुअर्ट डिबूसी से लड़ने निकल पड़ा। उसने डिबूसी को कड्डलूर में घेर लिया। पश्चिमी तट पर मंगलौर में कैंपबेल घिरा हुआ था और यहां पूर्वी तट पर डिबूसी। मद्रास की बची हुई आधी सेना धारापुर में कर्नल फुलारटन के साथ पड़ी हुई थी। अब तक एडमिरल ह्यूज बंबई से वापस मद्रास लौट आया था और उसने समुद्र के रास्ते स्टुअर्ट की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे सफरिन ने रोक लिया। तो दोनों के बीच कड्डलूर का समुद्री युद्ध हुआ। इसमें ह्यूज को भयानक नुकसान हुआ और किसी तरह से मद्रास की नौसेना सर्वनाश से बच गई। समुद्र के रास्ते अब स्टुअर्ट को कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। इससे घेरा डालकर बैठे हुए स्टुअर्ट की परेशानियां और भी बढ़ गईं। यूरोप में हुए युद्ध विराम की खबर जून सन 1783 में भारत में आई। फुलारटन स्टुअर्ट की मदद के लिए कड्डलूर जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही उसे यूरोप में युद्ध विराम का पैगाम मिला, तो वो कावेरी के दक्षिण में निकल गया, पालीगारों को अपने काबू में रखने के लिए। दूसरी तरफ सफरिन ने कड्डलूर में एक फ्रांसीसी पलटन उतारी। इससे कड्डलूर का घेरा लगभग उलट गया। अब डिबूसी स्टुअर्ट पर भारी पड़ने लग गया था। स्टुअर्ट हथियार डालने में ही था कि इतने में किस्मत ने फिर से अंग्रेजों का साथ दे दिया। यूरोप में शांति की खबर कड्डलूर पहुंच गई। तो सन 1783 की पेरिस की प्रसिद्ध संधि होने जा रही थी। ब्रिटेन हार मान चुका था। फ्रांस की मदद से और अपने पराक्रम की बदौलत अमेरिकी क्रांतिकारियों ने ब्रिटेन से अपनी आजादी छीन ली थी और फ्रांस के भारतीय उपनिवेश बहाल हो गए। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच संधि वार्ता के साथ ही कड्डलूर की घेराबंदी भी खत्म हो गई। अगर डिबूसी जीत जाता तो हो सकता है कि कड्डलूर आज पौंडीचेरी का हिस्सा होता, लेकिन इस संग्राम में डच गणराज्य अंग्रेजों से हार गया था, इसीलिए उसे नागापट्टनम गंवाना पड़ा और इस लंबे संघर्ष ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर तोड़कर रख दी। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन के बीच संधि की एक शर्त यह भी थी कि उनके सभी सहायक राज्य युद्ध बंद कर देंगे। तो इस संधि का 16वां अनुच्छेद मैसूर पर भी लागू होता था। टीपू सुल्तान को कैसा लग रहा होगा? पिछले ही साल मैसूर पर सालबाई की संधि थोपी गई थी और इस साल ये पेरिस की संधि। डिबूसी ने सभी फ्रांसीसियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया, तो बेदनूर के मोर्चे से टीपू के साथ आए हुए फ्रेंच सिपाही भी साथ छोड़कर चले गए। टीपू फ्रांसीसियों से पहले ही निराश था और अब उसकी निराशा और बढ़ गई। बेदनूर में शेख अयाज की गद्दारी और सलीवान प्लान के रूप में विश्वासघात से टीपू को बहुत धक्का पहुंचा। खैर चलो, छुपे शब्दों में ही सही, किसी अंतरराष्ट्रीय महासंधि में कहीं तो किसी भारतीय राज्य का नाम आया। फ्रांस और डच गणराज्य के महासंग्राम से हटते ही टीपू के पास अब संधि के अलावा और कोई चारा नहीं था। जुलाई सन 1783 में टीपू ने विधिवत और औपचारिक रूप से कर्नाटक का मोर्चा बंद कर दिया। 2 अगस्त सन 1783 को टीपू और कैंपबेल के बीच मंगलौर में युद्ध विराम हो गया। आखिर संधि वार्ता शुरू हुई। श्रीरंगापट्टनम में नहीं, मद्रास में भी नहीं, बल्कि मंगलौर में, टीपू सुल्तान की तलवार के साये में। लेकिन यह डगर आसान नहीं थी। कड्डलूर की घेराबंदी से मुक्त होकर कई अंग्रेज सिपाही फुलारटन के साथ हो लिए, तो फुलारटन की पलटन काफी बड़ी हो गई। इन बेचारे सिपाहियों को साल भर से तनख्वाह नहीं मिली थी। अगस्त में मैकार्टनी ने उसे वापस मैसूर पर हमला करने के लिए धारापुरम भेज दिया कि अगर टीपू संधि न करे तो वो श्रीरंगापट्टनम पर चढ़ाई कर सके। अक्टूबर सन 1783 में फुलारटन ने अपना मैसूर अभियान आगे बढ़ाया। नवंबर में उसने पालघाट यानी पलक्कड़ पर कब्जा कर लिया। फिर कुछ ही दिनों बाद उसने कोयम्बटूर पर भी कब्जा कर लिया। अब श्रीरंगापट्टनम का रास्ता बिल्कुल साफ था, लेकिन अपनी राजधानी पर होने वाले इस हमले को अनदेखा करके टीपू एक प्यादे को मंगलौर में घेर कर बैठा था। इस मोर्चे पर तैनात मैसूर सेना का मुखिया रोशन खान फुलारटन को युद्ध विराम की दुहाई देता रहा, मैकार्टनी के खत भी दिखाता रहा। इसीलिए रोशन खान ने युद्ध नहीं किया और फुलारटन उसकी अनदेखी करके आगे बढ़ता रहा। मैकार्टनी दोनों तरफ से खेल खेल रहा था। एक तरफ शांति की बातें कर रहा था, दूसरी तरफ फुलारटन को उकसा रहा था। बंबई से मैक्लॉयड ने आकर मंगलौर के किले में बैठे कैंपबेल को राहत सामग्री और रसद पानी पहुंचाया। तो इस तरह से चुपचाप युद्ध की तैयारियां हो रही थी। फिर मैक्लॉयड ने दिसंबर सन 1783 में कन्नूर के मापिला यानी मोपला लोगों के अरक्कल राज्य पर कब्जा कर लिया। यह अरक्कल राज्य मैसूर का साथी था। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने मालाबार और कुर्ग में टीपू के खिलाफ विद्रोह भड़का रखा था। यह सब कुछ युद्ध विराम का साफ साफ उल्लंघन था। इन सब बातों को टीपू ने युद्ध ही समझा
और इस युद्ध को आगे बढ़ाने की ताकीद दी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संधि का दबाव केवल टीपू पर ही नहीं बल्कि वॉरेन हेस्टिंग्स और मैकार्टनी पर भी था। तो अब मैकार्टनी ने जनवरी सन 1784 में मद्रास की इस बची हुई आखिरी साबुत पलटन को वहीं रुकवा दिया और जल्द से जल्द मद्रास लौटने के आदेश दे दिए। उधर मंगलौर में कैंपबेल पर टीपू ने सख्तियां बढ़ा दी। इसके कारण जनवरी सन 1784 में मंगलौर के अंग्रेज पलटन ने भारी नुकसान के बाद अपने हथियार डाल दिए। इन सारी समस्याओं से गुजरते हुए कभी हां कभी ना करते करते आखिर 11 मार्च सन 1784 के दिन मंगलौर की ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन टीपू की शर्तों पर। टीपू ने अपनी कैद से बचे खुचे अंग्रेजी अफसरों और सिपाहियों को रिहा किया। अंबूर और सातगढ़ के किलों के अलावा सारा कार्नाटिक छोड़ दिया। मालाबार फिर से टीपू के हाथों में आ गया। इस मंगलौर की संधि ने कृष्णा नदी के दक्षिण के भारत को दो प्रभाव मंडलों में बांट दिया, जिन्हें आप नक्शे में साफ साफ देख सकते हैं। तंजौर का मराठा राजा और अर्काट नवाब दोनों ही पहले से ही कंपनी के पिट्ठू बन चुके थे। अंग्रेजों की पकड़ और भी मजबूत हो गई और अब स्पष्ट रूप से त्रावणकोर भी अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। लेकिन कोचीन तक टीपू का प्रभाव मंडल था। इस संधि से वॉरेन हेस्टिंग्स झल्ला उठा और उसने इसको मैकार्टनी की गद्दारी कहा। मंगलौर की संधि में टीपू ने जानबूझकर मराठों का और सालबई की संधि का जिक्र नहीं किया, पर कुछ भी हो, यही वो आखिरी मौका था जब किसी भारतीय शासक ने अंग्रेजों से अपनी शर्तें मनवाई